हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट और जेईई स्टूडेंट्स के लिए कंसेप्ट्स फॉर क्लास 12 फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं डिस्क्रीट चार्जेस के लिए। वो था डिस्क्रीट चार्जेस के लिए न चार्जेस इस तरह से फैले हुए हैं, ये चार्जेस हैं, ये फैले हुए थे, इसको डिस्क्रीट कहते हैं। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूअस चार्जेस। जैसे कि मान लीजिए ये स्फीयर है और इस पर चार्ज रख दिया है, ये चार्ज है, तो स्फीयर पे जो चार्ज है वो कैसा है, वो है कंटिन्यूअस चार्जेस, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। आप बोलोगे चार्ज तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो इलेक्ट्रॉन को तो हमेशा काउंट किया जा सकता है। हाँ, काउंट किया जा सकता है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, लेकिन ये तो हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल है, बड़ा लेवल है ना। जैसे पेन, कॉपी, ये सारी चीज़ें मैक्रोस्कोपिक पर है। ये भी मैक्रोस्कोपिक ही था। यहाँ भी जो चार्ज हैं वो काउंट हम इलेक्ट्रॉन को नहीं कर रहे थे। जो बॉडी चार्ज है, पॉइंट पार्टिकल्स हैं, उस पर जो चार्ज थे उसको हम काउंट कर रहे थे। यहाँ भी मैक्रोस्कोपिक है, कहीं भी हम माइक्रोस्कोपिक नहीं गए। ये इलेक्ट्रॉन वगैरह तो माइक्रोस्कोपिक लेवल की बातें हैं, इनफैक्ट और नैनोस्कोपिक, पिकोस्कोपिक लेवल की बातें हैं। एक नैनो जो है वो 10⁻⁻9 होता है और एक पिको जो है वो 10⁻⁻12 होता है। तो इस लेवल की बातें हो गई है इलेक्ट्रॉन की। लेकिन यहाँ पर हम जो बातें कर रहे हैं वो मैक्रोस्कोपिक लेवल की बातें कर रहे हैं। मतलब कि मैक्रोस्कोपिक का मतलब हुआ कि कम से कम मिलीमीटर, कम से कम मिलीमीटर या इससे बड़ा। और जो माइक्रो कहते हैं वो एक्चुअली माइक्रोन साइज का होता है। माइक्रो जो है सो 10⁻⁻6 होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की बातें करते हैं वो कहने को कह देते हैं माइक्रोस्कोपिक, लेकिन वो एक्चुअली नैनोस्कोपिक, पिकोस्कोपिक चीज़ें हैं। तो खैर, अब हम बातें जो कर रहे हैं कि यदि चार्ज जो है सो डिस्क्रीट ना होकर कंटिन्यूअस है, हर जगह जहाँ हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो इस सिचुएशन में यदि चार्ज कंटिन्यूअस है तो हमें कैलकुलस यूज करना पड़ता है। तब जो है हमें कैलकुलस यूज करना पड़ता है। और यहाँ पर हम तीन क्वांटिटी जो है डिफाइन करते हैं। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। यदि चार्ज लीनियर है, कंटिन्यूअस है लेकिन एक लाइन में है, हर जगह चार्ज है, इस रॉड में हर जगह चार्ज दे दिया है, तो उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी उसके लिए डिफाइन करते हैं। और वो क्या होता है, उसको लैम्डा से हम डिनोट करते हैं। वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यदि इसका चार्ज Q है और इसका लेंथ L है तो पर यूनिट चार्ज जो लेंथ है, पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। दूसरा, यदि ये सरफेस में चार्ज है, इस तरह से हर एक जगह चार्ज है, ये सर्किल है, तो यहाँ पर जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम बातें करते हैं। और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये होता है इस पर जो चार्ज है बाय इसका एरिया, जो भी एरिया है। अब यहाँ पर हम 4πr² लिखेंगे, πr² लिखेंगे सर्किल के लिए, लेकिन रहने देते हैं उसको, जस्ट एरिया, यहाँ पर सरफेस एरिया। और तीसरा जो है वो है वॉल्यूम के लिए। यदि चार्ज हर जगह है, ये अब स्फीयर हो गया, हर जगह इसके अंदर चार्ज है, तो यहाँ पर हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा रो से। यहाँ पर चार्ज बाय पर यूनिट वॉल्यूम। सो पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है लीनियर चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट एरिया जो चार्ज है उससे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज है उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। एक बार ये तीनों को हम डिफाइन कर लेते हैं तो जो है सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमें निकालना हो, मान लीजिए हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कोई इस तरह का शेप है,
इस तरह का शेप है। तो हम क्या करेंगे, यदि इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पी पॉइंट पर, तो क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा जो है वॉल्यूम हम ले लेंगे। ये 3D पिक्चर है, सो ये वॉल्यूम है। यहाँ पर हम छोटा सा ले लेते हैं और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं r है। तो पी पॉइंट पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। अब इसको हम जो पॉइंट चार्ज समझ सकते हैं, ये बहुत छोटा लिए हुए हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला लगता था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वही लगाने वाले। 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है। चार्ज, इसका जो चार्ज है उसको dq कहते हैं, बाय जो डिस्टेंस है r, उसका स्क्वायर करते हैं। ये हो गया उसका। अब dq कितना होगा, dq जो होगा इसका जो वॉल्यूम है, यदि हमें इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिग्मा पता है और इसका वॉल्यूम dv है, तो ये हो जाएगा dv टाइम्स रो, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज मिल जाएगा। तो किसका चार्ज मिलेगा, ये इस पॉइंट पार्टिकल का चार्ज मिलेगा बाय r स्क्वायर। और यदि पूरे की वजह से निकालना है तो हमें यहाँ सम करना पड़ेगा, सम ओवर ऑल चार्जेस, सम ओवर ऑल वॉल्यूम्स। और यदि ये वॉल्यूम जो है सो dv बहुत छोटा हम ले लें, एकदम छोटा ले लें, तब हमारा एक कैलकुलस आ गया। तब यहाँ जो सिग्मा है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1/4πε0, ये हो गया dv रो बाय r स्क्वायर। पूरे वॉल्यूम पर जो इंटीग्रेट कर देंगे और तब इस तरह से हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी में जो है यहीं पर कैलकुलस यूज होता है, कि कैलकुलस यूज होता है कि जो भी चीज़ें हमारे पास है जो कंटिन्यूअस है उसको डिस्क्रिटाइज करते हैं। और डिस्क्रीट के लिए तो हमें पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो 1/4πε0 टाइम्स q बाय r स्क्वायर होता है। यदि सब चार्ज के लिए लेना है तो सम कर देते हैं यहाँ पर, ये डिस्क्रीट के लिए है। यहाँ पर यदि कंटिन्यूअस है, हम डिस्क्रिटाइज नहीं कर पाते हैं तो इसको डिस्क्रिटाइज करते हैं। तो ऐसा कर सकते हो कि ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा है, इसके पास बहुत सारा है और उस सबको सम करना है। लेकिन सम करने में तो पसीने छूट जाएंगे क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ dv जब टेंस टू 0 होता है बहुत छोटा ले लेते हैं, तब ये कंप्लीट इस समेशन ही इंटीग्रेशन बन जाता है और इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि ये कोई इरेगुलर स्टेप है तो आप इंटीग्रेशन कर सकोगे। कंप्यूटेशनली कर सकते हो, अपने कंप्यूटर यूज करके कर सकते हो, लेकिन पेन और पेपर से हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। एनीवे, ये तरीका है इसको निकालने का। तो ये जो तरीका है ये काफ़ी कम्बरसम है, ज़्यादा कैलकुलेशन लेता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और हमेशा पॉसिबल हो जाए वो भी संभव नहीं है। तो इस एक दूसरा तरीका है जो काफ़ी इजी कर देता है लाइफ को, और वो है गॉस लॉ। अब एक लॉ है, ये गॉस महोदय ने दिया था। ये वही गॉस है जिसने मैथमेटिक्स में बहुत कुछ दिया और बचपन में ही इसने सम बताया था, s = 1 + 2 + 3 + ... 100 तक। ये स्कूल में पूछा गया था उससे और इसका सम उसने बहुत ही आसानी से बताया था। इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया था। ये स्कूल में उसने बहुत स्कूल में बताया था। खैर, उसने गॉस ने ये लॉ दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ पर इसका लॉ क्या है, पहले लॉ तो ये है कि जो फ्लक्स होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास चार्ज है और एक हमारे पास क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस होना चाहिए, सो सर्किल नहीं होना चाहिए। ये जो स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, क्लोज सरफेस है। तो ये जो सारे पॉइंट्स पर हम जो देख रहे हैं इससे होकर कुछ फ्लक्स निकलेंगे। फ्लक्स मतलब कि यहाँ पर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और वो सब का जो नंबर काउंट करते हैं वो कहलाता है फ्लक्स, राइट। ये फ्लक्स है। ये जो फ्लक्स है इसको फाई से डिनोट करते हैं। वो होता है इस लॉ के मुताबिक जो अंदर में चार्जेस हैं क्यू, अंदर में इस जो हमारा जो क्लोज सरफेस है उसका अंदर में जो चार्जेस हैं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। यही है स्टेटमेंट कि फ्लक्स जो है टोटल फ्लक्स
पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये फ्लक्स जो है इसको तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, यदि ये हम सीधे यहाँ पर क्लोज सरफेस है इसलिए हम क्लोज सिंबल देते हैं ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हम एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और वैसे सब यहाँ पर छोटा सा एरिया लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए, डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है सो हम इधर फील्ड है और इधर जो है सो इस पर नॉर्मल है, ये जो डायरेक्शन है वो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब इसका कंपोनेंट इधर जाएगा या इसका कंपोनेंट इधर आएगा, तो उस केस में ये हमारा फाई हुआ। और ऐसे ही सबके साथ ऐड करेंगे, ये ऐड किया हुआ है टोटल एरिया पर, तो क्लोज सरफेस पर है ये। तो यही है हमारा स्टेटमेंट, ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया है वो कैसे काम करता है, इसका प्रूफ भी थोड़ा देख लें। अब देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ये जो फ्लक्स हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, इसको इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स ई डॉट डी एस, और ये क्या हो गया ई डी एस कॉस अल्फा, ये वाला एंगल जो है यदि अल्फा है तो अल्फा। और ई कितना होता है, इस चार्ज की वजह से, एक तो चार्ज है सिंगल चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर कितना होता है, वो होता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 बाय आर स्क्वायर। इस डिस्टेंस जो है इस पॉट ओनली इस छोटा सा जो एलिमेंट है सरफेस का उसके लिए ये इतना ई हुआ और डी एस कॉस अल्फा। बाकी चीजें तो इधर रहेंगे, इतना कांस्टेंट है, इसको यहाँ पर लिखते हैं डी एस कॉस अल्फा बाय आर स्क्वायर। ये क्वांटिटी है, क्या है पता है, ये है सॉलिड एंगल। इसको हम डी ओमेगा कहते हैं, ये सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल दो एंगल होते हैं। तो प्लेन एंगल में देखिए यहां पर क्या होता है, और यहां पर सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में क्या करते हैं कि एक 2D पिक्चर है ये और ये 3D पिक्चर है। 2D पिक्चर है, यहाँ पर सेंटर पर जाते हैं, ये जो आर्क है L और ये जो रेडियस है, ये दोनों के रेशियो जो है सो एंगल कहलाता है। ये एंगल रेडियन में आएगा, थीटा इज इक्वल टू L बाय R। और इधर अब जो है सो हम एक स्फीयर लिए हैं, वो सर्किल था तो ये स्फीयर है। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा एक हम कंसीडर कर सकते हैं, ये जस्ट आइसक्रीम का कोन है, ये जो एरिया है, तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बनता है डी ओमेगा वो होता है इसका एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ये एरिया नॉर्मल होना चाहिए, ये एरिया भी नॉर्मल होना चाहिए, जैसे तैसे एरिया नहीं होना चाहिए। इस केस में नॉर्मल है, तो यहाँ भी वही ये कॉस अल्फा डी एस कॉस अल्फा ये जो है सो नॉर्मल एरिया है, एरिया जो परपेंडिकुलर एरिया है सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर, तो उसको आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो सॉलिड एंगल बन जाता है। तो ये हो गया सॉलिड एंगल। ई क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर कर लेते हैं इसे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और बाकी जो बचा यहाँ पर सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का सम जो है कि कहाँ पे ये जो चार्ज जो लगा रहा है वहाँ पे कितना, इसके अंदर में जो है, यदि आप सर्किल की बात करेंगे कि सर्किल जो है, सर्किल नहीं, ये स्फीयर जो है, स्फीयर के सेंटर पर जो सॉलिड एंगल है वो कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई स्टेरेडियन। सर्किल का जो यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये स्फीयर हो गया, तो ये सर्किल में जो है टोटल एंगल कितना होता है, एंगल टोटल वो होता है 2 पाई रेडियन, ये 4 पाई स्टेरेडियन। तो यहाँ पर 4 पाई आ जाए। और ये जो है केवल स्फीयर के लिए लागू नहीं होता, ये हर चीज के लिए लागू होता है। कोई भी इरेगुलर शेप है तो भी अंदर में किसी भी पॉइंट पर, कोई भी इरेगुलर शेप ले लीजिए, अंदर में किसी भी पॉइंट पर ये जो पूरा का पूरा सॉलिड एंगल बनाएगा, वो देखिए ना कैसे बनाएगा, ऐसे जो है सो हर जगह हर कोई मिलकर यहाँ पर बनाएगा, वो यही बनेगा, एक सर्किल ही स्फीयर ही तो बनेगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर चाहे ये रेगुलर शेप रहे या इरेगुलर शेप रहे, यहाँ पर हम यदि एंगल बनाए तो फाइनली एंगल तो यही बनेगा, एक सर्किल वाला एंगल बनेगा। तो ये 4 पाई रेडियन होता है, चाहे शेप कुछ भी हो।
ये 4 पाई बन गया और 4 पाई कट के Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। यही है गॉस लॉ। तो ये केस नंबर 1 लेते हैं कि ये चार्ज जो है सो अंदर में है। ये है केस 1, Q जो है सो अंदर में है यहाँ पर। अब केस 2 लेते हैं जहां पर चार्ज जो है सो बाहर है। केस 2, चार्ज जो है सो बाहर में है। तो मान लीजिए ये हमारा शेप है, चार्ज यहां पर है, इसके वजह से हम जो फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसके वजह से जो फ्लक्स निकाल रहे हैं तो कितना होगा। तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम रहेगा, यहां तक तो सेम रहेगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सम ओवर ऑल दिस सॉलिड एंगल। ये जो सॉलिड एंगल बनाता है, सारे लोग मिलकर जो सॉलिड एंगल बना रहे हैं, नहीं पूरा का पूरा जो है सॉलिड एंगल यहाँ पर जो बन रहा है वो कितना बनाएगा। हर कोई यहाँ से जाएगा बाहर में तो कितना बनाएगा, ये होगा 0। ये इस पर जाके एक पॉइंट यहाँ पर बनाएगा, ये 0 बनाएगा। बाहर वाले पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनता है वो 0 होता है, अंदर वाले पॉइंट पर 4 पाई होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है सॉलिड एंगल, तो ये हो गया 0 और तब आ गया 0। तो फाई जो है सो 0 हो गया। तो ये होना ही था। तो फाई होता क्या है एक्चुअली, फाई होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। और यहाँ इनसाइड में कितना है, इनसाइड में कुछ भी नहीं है, जो सो बाहर में है। यहाँ फ्लक्स है लेकिन वो फ्लक्स भी 0 हो गया। अब जिसका क्या मतलब है 0 हो गया, फ्लक्स 0 हो गया मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इधर से क्रॉस कर रहा है उतना ही सब बाहर निकल जा रहा है। जितना क्रॉस किया, मान लीजिए 1 मिलियन जो है सो क्रॉस किया इधर से, वो सारे 1 मिलियन जो है सो सब का सब बाहर निकल गया, एक भी लाइन जो है नहीं रहा अंदर। जितना आया उतना बाहर गया। तो फ्लक्स ये जो आ रहा है अंदर में उसको यदि हम निगेटिव फ्लक्स कहते हैं, तो ये जो है सो पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं जो बाहर जा रहा है। और दोनों मिलकर जो सम हुआ फ्लक्स का वो क्या हो गया 0। वो यहाँ पर दिखा रहे हैं फ्लक्स 0, इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, दोनों को सम करेंगे तो 0 होगा। लेकिन ये 0 नहीं होता था यदि हमारे पास चार्ज था यहाँ इनसाइड में। देखिए यहाँ से केवल आउटगोइंग फ्लक्स है, आउटगोइंग जो लाइन है उसको आउटगोइंग फ्लक्स नहीं कहते, वो जस्ट फ्लक्स कहलाता है। तो वो फ्लक्स जो है सो एक वैल्यू देगा क्योंकि केवल बाहर जा रहा है, अंदर कुछ नहीं जा रहा है। तो ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा था और वो जो वैल्यू देता है केवल अंदर वाला चार्ज देता है, इसलिए यहाँ पर Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन लिखा हुआ है। और तीसरा केस जो ले लेते हैं, यदि इसका कॉम्बिनेशन हो जाए तो तीसरा केस है कि कॉम्बिनेशन रहे, इनसाइड भी है चार्ज और आउटसाइड भी है चार्ज। तो उस केस में ये देखिए Q1, Q2, Q3 इनसाइड में है और बाहर में जो है सो Q1, Q2, Q3 ये सारे चार्ज हैं। तब क्या हो जाएगा, तब फ्लक्स जो है सो हो जाएगा इनसाइड की वजह से EI.ds, ये जो है सो इनसाइड की वजह से है, सम कर देते हैं I। और दूसरा जो है सो आउटसाइड की वजह से है, इसको प्राइम से डिनोट करते हैं, ये आउटसाइड की वजह से है और ये इनसाइड की वजह से है। इनसाइड की वजह से ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो जो फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन, और आउटसाइड के लिए देख चुके हैं ऑलरेडी कि ये जो है सो क्या होता है 0 होता है। जो फ्लक्स है आउटसाइड की वजह से 0 होता है। तो यहाँ सबको ऐड करेंगे 0 ही आएगा, यहाँ सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा Q इनसाइड टोटल, जिसके अंदर में जो चार्ज है उसका सम टोटल बाय एप्सिलॉन, Q इनसाइड टोटल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। यही तो है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में ध्यान देने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर वो ये है कि फ्लक्स जो है सो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। चार्ज तो हमेशा इनसाइड का लेंगे, इस राइट साइड में जो चार्ज है ओनली इनसाइड चार्ज है, और इस तरफ में जो फ्लक्स है जिसको हम E.ds से डिनोट करते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये है ड्यू टू ऑल चार्जेस, चाहे इनसाइड हो या आउटसाइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे चार्ज ड्यू टू ऑल चार्जेस, इनसाइड प्लस आउटसाइड। इनसाइड वाले जो है सो ये वैल्यू देंगे, नहीं फ्लक्स जो है इनसाइड की वजह से, आप देखिए यहाँ पर जो फ्लक्स जा रहा है ये एक फाइनाइट वैल्यू है, और आउटसाइड की वजह से इनकमिंग और आउटगोइंग जो लाइंस है, ये आउटसाइड की वजह से इनकमिंग और आउटगोइंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बराबर है, मतलब फ्लक्स जितना आया उतना बाहर चला गया, तो वो देंगे नहीं। तो यहाँ पर बस यही ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम गॉस लॉ लगाएं तो जब क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं वो टोटल इनसाइड चार्जेस हैं, आउटसाइड चार्जेस ऐड यहाँ नहीं करेंगे राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे वो हम सबका सब ले लेंगे, टोटल लेंगे। तो ये है गॉस लॉ। अब इस गॉस लॉ को हम यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ हम लगा कहाँ सकते हैं? गॉस लॉ को लगा कर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। गॉस लॉ हर जगह नहीं लगाया जा सकता है, गॉस लॉ वैलिड हर जगह है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं होता है यदि सिमेट्री नहीं हो। तो ये यूजफुल तभी है हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यदि हमें ये कोई सिमेट्री देता है। जैसे कि अब हम ये कहें कि भाई ये जो इरेगुलर शेप है, इस इरेगुलर शेप के वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बता दो। हम नहीं बता सकते। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो चार्जेस हैं, मान लीजिए दो चार्जेस हैं, हम कह सकते हैं कि इसका जो फ्लक्स है ये सही है। फ्लक्स जो है वो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड हमें पता है, ये पता है, तो ये चीजें हमें पता है। फ्लक्स जो है सो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट पता है, लेकिन इसको हम बाहर नहीं कर सकते। ई डॉट डी एस जो है सो हर जगह सेम नहीं है, ई हर जगह सेम नहीं है। सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारा जो भी चीज़ें हैं ये हर जगह मान लीजिए चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना चाहिए, तो हमें ये जो बनाना पड़ेगा, एक सर्किल लेते हैं इसे, राइट, एक सर्किल लेते हैं। यहाँ पर एक सर्किल हम बना लेते हैं, और इस सर्किल के हर एक पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तब तो हम गॉस लॉ लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सेम नहीं है क्योंकि ये इरेगुलर स्टेट है। लेकिन यदि हमारे पास मान लीजिए एक ये स्फीयर है, तब हम इस एक कंसेंट्रिक स्फीयर दूसरा कंसीडर कर सकते हैं जहाँ पर कि हर जगह इससे डिस्टेंस सेम है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। यदि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तब ये हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाता है। तब हम गॉस लॉ लगाते हैं Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, इसको हम बाहर कर लेते हैं E डॉट डी एस Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ही बाहर नहीं, ये हमेशा परपेंडिकुलर है, तो ये cos थीटा cos 0 डिग्री हो गया, उसका जरूरत नहीं है। और ये डेल्टा जो डी एस का इंटीग्रेशन है, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उसका इंटीग्रेशन है, तो ये आ जाएगा सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ए स्फीयर का 4πr² है, तो क्यू एन बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम दे दिए कितना आ गया क्यू एन बाय 4πr²। ये वही है जो पॉइंट चार्ज की वजह से है या कोई स्फीयर की वजह से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले किसी पॉइंट पर, ये आ गया गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ वहीं लगेगा जहाँ पर सिमेट्री रहेगा। सिमेट्री बहुत जरूरी है। मैंने एक हम गॉसियन सरफेस, इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, जिसके एक्रॉस हम ये निकालते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकालते हैं, जिस सरफेस के से होकर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं, वो जो गॉसियन सरफेस है। यदि हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस बना सकें जिसका हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिक है। तो एक सिमेट्री यदि हमें मिल रहा है, एक ऐसा गॉसियन सरफेस को हम सोच सकते हैं कि हर जगह सेम है, तो जो है हमारे लिए यूजफुल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हर जगह नहीं सेम है, लेकिन कुछ जगह 0 है और कुछ जगह जो है बाकी जगहों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और भी आएगा एग्जाम्पल, तब यही हमारे लिए यूजफुल है। दूसरी बात यह है कि ये गॉस लॉ जो है वो वैलिड कब है? ये गॉस लॉ वैलिड है यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² है।
तो यहाँ पर चार्ज तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो भी देखते हैं एक पॉइंट चार्ज की वजह से वो तो 1/r² ही है। मान लीजिए किसी एलियन लैंड में ये 1/r² ना होके ये हो जाता 1/r³। तो एलियन लैंड है तो वहां पर एक गॉस लॉ नहीं लगेगा, वहां पर एक गॉस लॉ नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो गॉस लॉ में ये देख रहे हैं ये जो है सो ds/q, यहाँ पर ये ds है जो r² के प्रोपोर्शनल है, और ये जो है यदि 1/r² के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा तो ये फ्लक्स हमें नहीं मिलेगा यहाँ पर, तब ये काम नहीं करेगा। तो मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, उसका वेरिएशन दिया हुआ है और हम गॉस लॉ काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां पर बन रहा है चार्ज की वजह से 1/r² नहीं है। अच्छा, यहीं पर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, जरा सा इसको देखिए। तो ये बटरफ्लाई, ये क्या है, डायपोल है, और डायपोल के वजह से आपने पाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/r³ होता है। तो क्या डायपोल के वजह से ये गॉस लॉ काम नहीं करेगा? नहीं, डायपोल की वजह से ये है, लेकिन जो फंडामेंटल चीज है क्वांटिटी Q, उसकी वजह से भी 1/r² है, तो ये काम करेगा। तो यहाँ पर भी E.ds जो है, जिस मान लीजिए हम एक सर्किल यहाँ पर कंसिडर करते हैं, वो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब Q इनसाइड क्या है, दोनों का सम, Q - Q बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब 0। तो कोई भी गॉसियन सरफेस यहाँ पर हम लेते हैं अबाउट दिस डायपोल गॉसियन सरफेस, तो वो कितना होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और ds जो है वो 0 होता है। तो आप क्या कहोगे, E=0? क्या आप इसे कंक्लूड कर सकते हो कि E=0? नहीं, आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते। हर एक पॉइंट पर जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और ds उसका जो डॉट प्रोडक्ट है, मतलब कि यहाँ पर जो नॉर्मल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जा रहा है उसको सबको सम करेंगे तो वो 0 होगा। और वजह क्या है, देखिए वजह ये है कि यहाँ पर प्लस है, इससे बाहर निकल रहा है, लेकिन एक Q जो है माइनस और प्लस तो ये है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है लेकिन इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है। तो जितना आउटगोइंग फ्लक्स ये दे रहा है उतना ही इनकमिंग फ्लक्स ये दे रहा है, और इसलिए 0 है। और आप याद कीजिए हमने बटरफ्लाइज को बोल रहे हैं क्योंकि ये हाईली एनआइसोट्रॉपिक है। एनआइसोट्रॉपिक है मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाता है पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पर इसका फील्ड का डायरेक्शन कुछ और, इस कुछ और, बहुत तेजी से चेंज होता है। ये रेडियल नहीं है। हम उस सेंस में नहीं कर रहे कि यदि हमारा एक पास एक चार्ज हो तो हर जगह इसका भी तो फील्ड का डायरेक्शन चेंज करता है, इधर इधर इधर, लेकिन यहाँ पर इससे काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ही चेंज करता है, और उसका सम जो है सो 0 है। ये काम यहाँ भी करता है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इससे नहीं निकाल सकते। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमने निकाला वो कैलकुलेशन करके यहाँ पर हम गॉस लॉ लगा के नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसको हम अलग कर ही नहीं सकते। यहाँ पर कितना है पता नहीं, कैसे इसको अलग करें सबको जी, लेकिन ये सही है। और ये सिंपली कुछ नहीं कर रहा है, सिंपली कर रहा है कि फाई जो है सो 0 है, जितना ही आउटगोइंग फ्लक्स है उतना ही इनकमिंग फ्लक्स है। ओके, अब हम इसका एप्लीकेशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन जो है सो लीनियर इनफाइनाइट चार्ज लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, जस्ट लीनियर चार्ज है, ये कंटिन्यूअस है, हम दिखा रहे हैं इसको डिस्क्रीट जैसे, ये मत सोचिए कंटिन्यूअस। और इस पॉइंट पर हमें जो है सो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, नॉर्मल डिस्टेंस, सबसे मिनिमम डिस्टेंस वो r है, P पॉइंट। यहाँ पर जो है इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस चार्ज में कैसे कैलकुलस यूज करके बना सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस चार्ज है तो हम कैलकुलस यूज करके बना सकते हैं। हम बना के दिखाते हैं आपको। एक ए जो है सो छोटा सा यहाँ पर हम ए ले लेते हैं एलिमेंट, इसका लेंथ ले लेते हैं dy, ये y डिस्टेंस पर है, ये ओरिजिन है 0 से, ये y डिस्टेंस पर dy विड्थ का है। ये एंगल यहाँ पर थीटा बनाता है तो ये एंगल हो जाएगा d थीटा, थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट चार्ज के रूप में है। अब क्या ऐसा है, ये जो है सो पॉइंट चार्ज की तरह है, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा
वो हुआ 1/4πε0। यहाँ पर जो चार्ज है dq बाई ये जो डिस्टेंस है, ये r है, ये y है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r² + y², उसका स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होंगे और एक कंपोनेंट इधर होंगे। इधर इसका डायरेक्शन है तो इधर है। थोड़ा सा बढ़िया से बना देते हैं। इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो है सो dx है और एक कंपोनेंट जो है सो dy है। तो dx कितना हुआ, ये dx है, dy है। हमारा x इधर है, y इधर है। थोड़ा सा अलग बनाए, यदि राइट साइड लेते तो बढ़िया लगता, लेकिन खैर ठीक है। तो dx जो है सो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो जो भी d आया है उसका cos थीटा, ठीक है। और ex निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा की वजह से निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। d cos थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, थीटा देख लीजिए, थीटा में लिमिट लेते हैं तो थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाता है तो 90 डिग्री और नीचे आता है तो -90 डिग्री, तो -90 से +90, ये रेंज में हम यदि इसको इंटीग्रेट कर दें तो निकल जाएगा। और d जो है सो वैल्यू रखते हैं, इसको एक बार और यहाँ लिख ही लेते हैं, 1/4πε0। dq कितना है, इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है मान लीजिए लैम्डा है, तो ये कितना लंबा है, जो पॉइंट चार्ज लिए हैं वो dy है, बहुत छोटा है लेकिन dy, ये हो गया dq। और नीचे में r² + y², वही वैल्यू इसका यहाँ पर लिखते हैं, जस्ट cos थीटा लिख देंगे साथ में, जो कांस्टेंट है उसे बाहर ही कर लेते हैं, लैम्डा भी कांस्टेंट है। इधर बचा dy बाय r² + y², सब कुछ हो गया, केवल cos थीटा बचा है। हमने थीटा में हमारा लिमिट है तो सबको थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए थीटा किस में आता है, r फिक्स्ड है, y और r में रिलेशन है tan थीटा के जरिए, राइट। tan थीटा इक्वल टू y/r, तो y = r tan थीटा, r फिक्स्ड है तो y में जो चेंज आएगा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, r फिक्स्ड है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा d थीटा। वन बाय 4πε0 dy की जगह क्या लिखे, r sec² थीटा d थीटा, इधर cos थीटा हुआ, और r² + y², इसको क्या लिखें, यहीं पर देख लेते हैं। ये क्या है, cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा r/√r² + y²। तो यहाँ से r² + y² क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r² sec² थीटा, ये आ गया r² sec² थीटा। एक r यहाँ से चला गया और sec² थीटा चला गया, r तो फिक्स्ड है तो बाहर कर लिए, और बच गया इधर हमारा कितना, केवल cos थीटा बचा, थीटा गोइंग फ्रॉम -π/2 टू +π/2। इंटीग्रेट कीजिए, 1/r, cos थीटा का होता है इंटीग्रेशन sin थीटा, लिमिट रखते हैं -π/2 टू π/2, ये कितना हो जाएगा, sin π/2 1 माइनस, पहले लिख लेते हैं 1/r, पहले sin थीटा 1 हुआ माइनस ये -1, ये 2 बन गया, वन बाय आर 2, ये 2 यहाँ से चला गया। और इस एक चीज़ भूल गए हैं, इसमें लैम्डा लिखना भूल गए हैं, जहाँ ये लैम्डा है इसको मल्टीप्लिकेशन समझ के हम भूलते चले गए। तो लैम्डा बाय लैम्डा बाय लैम्डा बाय लैम्डा बाय लैम्डा बाय, फाइनली आया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किधर है,
एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में क्या होगा? वाई डायरेक्शन में है dy, dy नहीं, de साइन थीटा। पीछे जाके देखते हैं, ये था dx में d cos थीटा, वो होगा d साइन थीटा और d साइन थीटा इंडिकेट करना है। अब देखिए उसमें cos थीटा था, इसमें साइन थीटा था। इंटीग्रेशन कर, फाइनल इंटीग्रेशन करने के पहले तक हम क्या करते हैं, इसको वही चीज बना देते हैं। यहाँ पर है, वहाँ क्या था, cos थीटा था, हमने लिख दिया cos थीटा, लेकिन cos थीटा से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अब d cos थीटा जो है ये पूरा का पूरा काम किए थे, कितना आया था? d cos थीटा का जो पूरा का पूरा काम, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन से पहले थे, यहाँ पर ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 नहीं, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, और यहाँ पर था उसका क्या था, cos थीटा। यहाँ तक आया एकदम एग्जैक्टली सेम। अब मुझे जो cos थीटा से मल्टीप्लाई करना था यहाँ से हटा देते हैं, cos थीटा से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमने हटा दिया, हम sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज cos खत्म, sin। अब थीटा जो है सो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वही -π/2 2 π/2 लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एक्चुअली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर जो है साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा और वो जाएगा -π/2 +π/2 तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा। अब वैल्यू देखिए, cos π/2 भी 0 होता है, cos -π/2 भी 0 होता है, तो 0 - 0 ये तो 0 होता है। तो y में कोई कंपोनेंट नहीं है इसका, केवल x में कंपोनेंट है। तो यहाँ आते हैं तो देखते हैं केवल x में कंपोनेंट है। ये जो ये जो लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज जो है इसके वजह से किसी भी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होता है, इधर 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 इधर, और वैल्यू होता है कितना, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हम निकाल लें, हमने कैलकुलस से निकाला है। लेकिन इसी को जो है सो हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, गॉस लॉ यूज करके। आप देखिएगा कि कितना आसान हो जाता है। गॉस लॉ यूज करते हैं, देखिए ये हमारे पास चार्ज है, लीनियर चार्ज है, और इसका चार्ज डेंसिटी जो दिया हुआ है वो लैम्डा है। हम क्या कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं एक सिलेंडर, ये इधर सिलेंडर होगा और ये इधर जा रहा है -∞, इधर जा रहा है ∞, बहुत बड़ा है। अब देखिए ये जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है उसका हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसका रेडियली आउटवर्ड होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो है फील्ड इधर ही होगा। कैसे, एक यहाँ पर लेते हैं, उतना ही डिस्टेंस पे इधर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और इसके वजह से फील्ड इधर आएगा, इसके वजह से फील्ड इधर आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो ये जो y कंपोनेंट है वो काउंटर बैलेंस कर लेगा, x कंपोनेंट में बचेगा, केवल इधर बचेगा। ये दोनों का वैल्यू जो है, ये देखिए एंगल जो थीटा है वही थीटा एंगल यहाँ पर है, वही एंगल यहाँ पर है, क्योंकि हम सेम डिस्टेंस पर लिए, वही एंगल यहाँ पर। तो इसका y कंपोनेंट दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो खत्म हो गया। ये तो पहले भी दिखाए थे वो करके, कैलकुलेशन करके, लेकिन यहाँ पर बिना कैलकुलेशन के दिखाते हैं। और x कंपोनेंट जो है वो 0 नहीं होगा। तो ये जो है हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, चाहे इस पॉइंट पर लें, इस पॉइंट पर लें, हर एक पॉइंट पर लें। और जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो वो एक फाइनाइट वैल्यू देगा। इस सरफेस को देखें, यहाँ पर जो 3 हम सरफेस लेते हैं, 1 2 3,
1 प्लेन सरफेस है, 3 प्लेन सरफेस है, 2 कर्व सरफेस है। अब हम गॉस लॉ यहाँ लगा रहे हैं। ये हमारा है गॉसियन सरफेस, ये जो स्फीयर सिलेंडर दिख रहा है। तो यहां पर जो है सो पूरा का पूरा E डॉट डी एस जो है ये कितना होगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। और ये जो फ्लक्स है, एक्चुअली ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स होगा 1 की वजह से, ये सरफेस पर जो फ्लक्स है कितना, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सो पास कर रहा है, ये तीसरा सरफेस पर और दूसरा सरफेस पर, सब मिला के Q इनसाइड कितना है वो भी निकाल ही लेते हैं। इसका हमें पता है, इसका मान लीजिए लेंथ हम L लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसका चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ, पर यूनिट जो चार्ज है इसका वो दिया हुआ है लैम्डा। तो L लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्डा टाइम्स L बाय एप्सिलॉन। अब देखिए यहाँ से जो फ्लक्स, इसके वजह से जितना फ्लक्स इधर से निकल रहा है उतना ही इधर से भी निकल रहा है, लेकिन फ्लक्स उधर निकलेगा कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस किधर है, इधर है। तो जो भी फ्लक्स इससे निकल रहा है वो इधर निकल रहा है, राइट, इधर निकल रहा है। तो इधर कोई फ्लक्स है ही नहीं है। यदि आप इससे निकाल के देख लीजिए, फाई 1 जो है वो है E डॉट डी एस, कैलकुलेशन से E डॉट डी एस, और E जो है और ds दोनों का डायरेक्शन किधर है, E का डायरेक्शन x एक्सिस में है और ds का डायरेक्शन y एक्सिस में। तो यहाँ पर वो दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, और इसलिए वो 0 हो गया। वही हाल फाई 3 का भी है, एक्जैक्टली सेम। तो जो भी आ रहा है फ्लक्स वो केवल फाई 2 में आ रहा है, और फाई 2 में कितना आ रहा है, ये क्लोज नहीं होगा, यहाँ पर मिस्टेक है, ये क्लोज सरफेस नहीं है, ये केवल इंटीग्रेशन है। क्लोज मतलब कि तीनों का लेंगे तब हम क्लोज कर सकते हैं, तीनों का एक का लेंगे तो क्लोज नहीं हुआ। तो यहाँ भी ये ठीक नहीं है लिखना। हाँ, दोनों के बीच का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर E का डायरेक्शन इधर है और जो छोटा सा सरफेस लेंगे उसका भी डायरेक्शन उधर ही है, सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है वो भी उधर ही है। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली E डॉट डी एस, कॉस थीटा 0 है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए सिमेट्री की वजह से हर जगह सेम है, सेम डिस्टेंस पर है तो हर जगह सेम है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम डिस्टेंस पर है तो हर जगह सेम है। तो इसको इसलिए हम E को बाहर कर सकते हैं, और डी एस एरिया बताइए किसका एरिया, टू सरफेस का, जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल, यही होता है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं इक्वेशन 1 से। ये जो है फाई डॉट डी एस, ये था लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन, राइट। और ये जो है जो 3 ठो का सम है, फाई 1 0 दिया, फाई 2 अभी दिया यहाँ पर E डॉट 2 पाई आर एल, और फाई 3 वो भी 0 है, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, E का वैल्यू आ गया, लैम्डा एल कट गया, लैम्डा बच गया, तो लैम्डा बाय इधर से 2 पाई आर नीचे आया, 2 पाई आर एप्सिलॉन। सजा के लिखते हैं ठीक से, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पर गॉस लॉ लगा के हम इसके लिए निकाल लें, और काफ़ी आसानी से निकल गया। देख लीजिए, थोड़ा कोई इंटीग्रेशन का झमेला नहीं है, बहुत सिंपल बात है, 2 लाइन में जो है सो निकल जाता है। हमने ज़्यादा लाइन लिखा है, देखो समझाने के लिए लिखा है, 2 लाइन इसलिए बोल रहे हैं कि आपको पता होगा कि यहाँ पर डी एस का जो डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो वो कोई फ्लक्स नहीं देगा, यहाँ भी कोई फ्लक्स नहीं देगा, जो फ्लक्स ये देगा। और ये कितना फ्लक्स देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, तो एरिया वेक्टर टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, और डायरेक्शन भी उसका दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एरिया वेक्टर जो कि 2 पाई आर एल है। तो डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते थे ये क्वांटिटी इक्वल टू क्यू इनसाइड, अंदर में जो चार्ज है यहाँ से यहाँ तक चार्ज है, वो कितना चार्ज है, इसका चार्ज है लैम्डा, पर यूनिट चार्ज है, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई किए तो चार्ज निकल गया, और देखिए तुरंत यहाँ पर आ गया। यही 2 लाइन आपका है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन। तो इस तरह से आप जो है सो
इनफाइनाइट जो लीनियर चार्ज है उसका वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निकाल सकते हैं। ये आपको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि अक्सर आपको काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनफाइनाइट चार्ज सीट। अभी जो हमने देखा इनफाइनाइट चार्ज था, लाइन चार्ज था, एक लाइन में चार्ज थे। अब इनफाइनाइट चार्ज सीट है, तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर ये चार्ज सीट है, ऐसे इनफाइनाइट चार्ज सीट है, हर जगह चार्ज है इसमें। यह है इनफाइनाइट, हमने बनाया है इनफाइनाइट क्योंकि इनफाइनाइट हम बना नहीं सकते। ये हर जगह चार्ज है और इस पॉइंट पर जो है, ई पॉइंट पर, जो कि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है आर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर? तो देखिए, इसको यदि हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से निकालेंगे तो बड़ा दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, राइट। तो गॉसियन सरफेस बनाते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं, एक ऐसा सिलेंडर जो पार हो जाए इस, क्या कहते हैं, सीट को। इस सीट को मान लीजिए एक सीट है और उसमें एक पाइप लेकर घुसा दिए, इस साइड से उस साइड चला गया और सिमेट्रिक रखे हैं। मैंने जितना डिस्टेंस पे ए वाला सरफेस है, प्लेन सरफेस, उतना ही डिस्टेंस पे ए प्लेन सरफेस है। दोनों सेम डिस्टेंस पर है। यहाँ से आर है तो वो भी इधर आर है। ये तो कर सकते हैं, हम सिमेट्रिकली कर रहे हैं। तो यह इस ऐसा हमने एक सिमेट्री ले लिया, पाइप मतलब सिलेंडर, और उसके बाद हम गॉस लॉ लगा रहे हैं इस गॉसियन सरफेस पर। ये जो गॉसियन सरफेस है इसी पर हम लगा रहे हैं। तो गॉस लॉ लगा रहे हैं, कैसे लगाएंगे? पहले तो फ्लक्स निकालेंगे और उसको कह देंगे Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स जो है सो तीन सरफेस है, एक ये प्लेन सरफेस है, दूसरा प्लेन सरफेस है और तीसरा एक कर्व सरफेस है। अब सोचिए कि आपके पास एक सीट है, राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव है, तो किधर जाएगा? ये केवल एक्स डायरेक्शन में जाएगा। यदि एक्स इधर है, ये वाई इधर है, ये इधर जाएगा और लेफ्ट साइड में इधर जाएगा, क्योंकि बहुत सारा है, इन्फिनिटी है। इसका कोई भी वाई कंपोनेंट नहीं होगा। आप हमेशा देख सकते हैं कि कोई भी दो पॉइंट यहाँ पर लेंगे और वाई कंपोनेंट बैलेंस कर लेगा, दूसरा दो पॉइंट यहाँ लेंगे वो भी वाई कंपोनेंट बैलेंस कर लेगा, लेकिन एक्स कंपोनेंट बैलेंस नहीं होगा, इसलिए ये हमेशा एक्स डायरेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है का डायरेक्शन एक्स तरफ है और ये जो सरफेस दिख रहा है इसका जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन भी उधर ही है ना, इसका भी डायरेक्शन उधर ही है। और ये जो एरिया वेक्टर दिख रहा है इधर राइट में, उसका भी डायरेक्शन राइट साइड ही है, इधर है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन है। तो ये दो काफ़ी आसानी से दे देगा फ्लक्स। जस्ट हमको मल्टीप्लाई करना है एरिया वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड से। और थर्ड, ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस में तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस है उसका डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर जो है उसका डायरेक्शन इधर है नीचे। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह तो लेफ्ट में है या राइट में है। इसके लेफ्ट साइड में, सीट के लेफ्ट साइड में लेफ्ट की तरफ है और राइट साइड में राइट की तरफ है, तो वो तो जीरो देगा। तो यहाँ पर तीन हम लेते हैं फ्लक्स, φ1, φ2, φ3। और चार्ज कितना हो गया? ये चार्ज कितना हो गया? ये चार्ज हो गया, इसका सिग्मा दिया हुआ है मुझे, इसका चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा। वो सिग्मा हुआ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से। कितना एरिया ये कवर किया, कितना एरिया इसको, जिस पाइप को हम अंदर में घुसा रही हैं ये वाला सीट के अंदर में, तो कितना सीट को उसमें काटना पड़ा, इसका एरिया के बराबर काटना पड़ा। तो मान लेते हैं इसका एरिया जो है सो हमारा डेल्टा ये मान लेते हैं, तो इसका भी डेल्टा ये, तो ये भी डेल्टा ये हुआ, ये चार्ज हुआ है और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो φ1 की वजह से यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ये फ्लक्स आया। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मान सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट है,
यदि इनफाइनाइट नहीं भी रहे, यूजुअली तो इनफाइनाइट नहीं रहता, फाइनाइट ही रहता है, तो इसके बीच में सेंटर में जाकर देखेंगे तो हर जगह हम कह सकते हैं, इतना एज्यूम कर सकते हैं कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। तो φ1 जो है तो ई हर जगह मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया इसका ये आ गया फ्लक्स φ1। φ2 इधर ये भी एग्जैक्टली सेम है। अब एक प्लस एक माइनस नहीं, क्योंकि एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड आकर दूसरी तरफ से निकल नहीं रहा है, यहाँ से निकल कर दोनों तरफ जा रहा है। इस सीट से निकल के लेफ्ट में भी जा रहा है और राइट में भी जा रहा है। तो राइट में जा रहा है, राइट में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी राइट में ही है, लेफ्ट में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी लेफ्ट में है, तो वो सम हो जाएगा, ये दोनों माइनस नहीं होगा। और थर्ड में इसके बीच का तो एंगल ही जो है सो 0 डिग्री है। मान लीजिए इसका एरिया कुछ और लेते हैं, cos 90 डिग्री आता है, सम भी करना पड़ेगा तो भी, ये तो खत्म हो गया। तो सिग्मा डेल्टा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ अलग एरिया दी डेल्टा एस, ये कितना हो गया 2 ई टाइम्स डेल्टा ए, सिग्मा डेल्टा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ये डेल्टा ए खत्म हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड में पता चल गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज शीट जो है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एप्सिलॉन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन ये रेडियली आउटवर्ड, यहाँ भी रेडियली आउटवर्ड बोल रहे हैं, मतलब कि प्लेन से सीट जो है उससे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, लेफ्ट और राइट वो डिपेंड करता है किस तरफ हम हैं। ये हो गया। तो ये इनफाइनाइट चार्ज सीट है, यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे मेटल सीट है, ये मेटल मैंने नहीं बोला, ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या है, कोई मटेरियल ही नहीं है, जस्ट चार्ज रखा हुआ है और कुछ नहीं। हर जगह जो है सो चार्ज रखा हुआ है, समहाउ कैसे रखा हुआ वो हम नहीं बताने वाले, नॉन मेटल है। सो नॉन मेटल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट चार्ज रखा हुआ है। ये तब भी काम करता यदि नॉन मेटल रहता या नॉन कंडक्टिंग जिसको कहते हैं, मेटल ही तो कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट है तो भी यही सेम चीज काम करता है। तो उसमें क्या रहते हैं, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक रख लिए, उस पर चार्ज हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रख दिए तो ठीक है, उस पर काम करेगा। नॉन कंडक्टिंग चार्ज सीट है ये, चार्ज सीट। ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज सीट है, उस पर भी बढ़िया से काम करेगा। लेकिन यदि कंडक्टिंग चार्ज सीट होता तो मान लीजिए मेटल का बना देते, तो मेटल पर भी तो चार्ज रहेंगे, सरफेस चार्ज होंगे, बहुत पतला मेटल का थीन, काफ़ी थीन सीट है, तो क्या इतना ही होगा? नहीं, तब ये नहीं होगा, उसके लिए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। तो चलते हैं उसी पर। पहले सबसे पहले यहाँ पर उस मेटल सीट पर जाने से पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर में कितना होता है। मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, और इस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इसमें डाल दिया है, तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा? मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो आपने डाला वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाला हर जगह है इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये मेटल है, मेटल में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मेटल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो वो क्या करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है और इस पर यदि चार्ज है तो एक फोर्स फील करेगा ना, Q टाइम्स। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में फील करेगा, माइनस ई डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, और प्लस ये होल्स कह सकते हैं आप, जहां से इलेक्ट्रॉन भाग गया वो प्लस चार्ज बन गए। यहाँ कोई प्रोटॉन नहीं मूव कर रहा, प्रोटॉन का बात मैंने पहले किया, वो सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने से प्रोटॉन इधर से उधर भाग जाए, वैसे नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स ही भाग जाते हैं इधर, और जहाँ इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए वो अपने आप पॉजिटिव चार्ज हो गए। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन इधर भाग गए, केवल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ ये है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है।
ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इधर इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। तो यदि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है तो ये एक फील्ड लगाएगा। वो फील्ड किधर होता है, ये डायपोल में जैसे आपने देखा माइनस क्यू है प्लस क्यू है, एक फील्ड लगाता है प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। मान लीजिए ये जो है सो इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये यहाँ पर जो भी फील्ड लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, प्लस टू माइनस होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा प्लस से होकर माइनस की तरफ जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थोड़ा साइज में बड़ा हो गया, ठीक है, इसके बराबर कर रहे हैं। इसने जो है सो प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शुरू में जो है सो थोड़ा सा था चार्ज इधर, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन जो हुआ वो थोड़ा सा हुआ। पोलराइजेशन में गुट बनाना, गुटबाजी। सारे एक आइडिया वाले लोग जो हैं सो, या कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग जो हैं सो एक तरफ, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग दूसरे तरफ, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक तरफ, और बिना नेगेटिव पॉजिटिव वाले एक तरफ हो गए, तो पोलराइज्ड हो गए। तो ये जो पोलराइजेशन हुआ बढ़ रहा है धीरे धीरे, राइट। शुरू में तो बहुत कम था, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इधर, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इधर था। बाद में थोड़ा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आया, इधर और पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये बढ़ते जाएगा, और जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये ब्लू वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ये बाहर वाला ई है, और ये वाला जो है सो ई प्राइम कहते हैं। इसको ई प्राइम कहते हैं, ब्लैक से इसको दिखाते हैं। तो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। ई प्राइम जो है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो अंदर में, मेटल के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेट, वो कितना हो जाएगा, ई माइनस ई प्राइम, और दोनों मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन तो अपोजिट है, जीरो हुआ। जैसे ही जीरो हुआ, पोलराइजेशन का फर्दर पोलराइजेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रॉन जो है और कोई फोर्स फील ही नहीं करेगा, राइट। वो जीरो फोर्स फील करेगा, तो जो जहाँ है वो ऐसे रहेगा। तो अब इसका पोलराइजेशन खत्म हो गया, या मैक्सिमम पोलराइज्ड हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद में आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में कितना आ रहा है, जीरो है। तो जो भी मेटल है, कंडक्टर है एक्चुअली, जो भी कंडक्टर है उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता है, वो जीरो होता है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये बढ़िया चीज़ है, मतलब कि ये आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी लाइफ ईजी कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको याद रखना है कि किसी भी सेमी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब यही बात यहाँ पर हम आते हैं सीट को लेकर, कंडक्टिंग सीट को लेकर। अभी हमने बताया था, जो दिखाया था वो नॉन कंडक्टिंग सीट था, या जस्ट हम कह सकते थे कि चार्ज, सरफेस चार्ज था। क्या था वो, यहाँ पर इनफाइनाइट चार्ज सीट था। यहाँ पर चार्ज सीट जो नहीं है, यहाँ पर जो है चार्ज है, लेकिन वो किस पर है, कंडक्टिंग सरफेस पे है। तो अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो देखिए। तो पहले जैसा ही करते हैं बिल्कुल, ठीक है। और ये हमारा थोड़ा सा थिकनेस दे दिए हैं, और यहाँ पर जो है सो इस पर जो चार्ज है सिग्मा है, ठीक है। इस पर चार्ज है, वो सारे चार्ज जो है सो सरफेस पे चले आएंगे। क्यों सरफेस पे चले आएंगे सारे चार्ज, इसको देखने के लिए थोड़ा सा फिर वापस जाते हैं। अब यहाँ पर जो है सो हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा जैसा ले लेते हैं, एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है, और ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर है। इसके अंदर पर जो है हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, और गॉस लॉ लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स आया है
वो होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, कुछ होगा, रहने दीजिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो है यहाँ पर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यदि जीरो है उसको हम ds से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो आएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि क्यू इन जो है सो जीरो है, इसके अंदर में जो चार्ज है वो जीरो है, नहीं है चार्ज। ये कंडक्टिंग सरफेस है और चार्ज है, इसका जो चार्ज जितना भी चार्ज होना है इस पर कुछ चार्ज मैंने क्यू दिया हुआ है। लेकिन यहाँ इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज नहीं। इस गॉसियन सरफेस तो आर्बिट्री है, ये गॉसियन सरफेस हमारा यहाँ भी हो सकता है, इधर बस सिमेट्रिक लेना है और कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पर भी चार्ज नहीं है, इसके अंदर में भी चार्ज नहीं, मतलब इसके अंदर में चार्ज है ही नहीं। जो भी चार्ज आप दोगे कंडक्टिंग स्फीयर पे वो सब का सब अंदर में रहेगा ही नहीं, तो कहाँ जाएगा, सब सरफेस पे आ जाएगा। इसका मतलब है चार्ज कहाँ है, केवल सरफेस पे। कंडक्टिंग जो मटेरियल है उसको यदि आप चार्ज दोगे तो वो सब का चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे, ओनली ऑन सरफेस। और यहां से बात याद आती है फैराडेस केज की। फैराडे केज क्या है? फैराडेस केज ऐसा है कि कोई भी एक केज बना लिया था, एक्चुअली फैराडे का केज नाम है लेकिन फैराडे ने ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन इंग्लैंड में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वहाँ पर किसी दूसरे आदमी ने, मुझे नाम नहीं याद उसका, उसने जो है सो केज बना कर उसके अंदर घुस के दिखाया था। एक केज बना लिया, जैसे चिड़िया का केज होता है वैसे ही आदमी तक के साइज का रहने के लिए केज है, हवा जा सकती है ताकि सांस लेने में सहूलियत हो। और इसके अंदर में एक आदमी वो खुद आकर बैठ गया। ये मेटल का बना हुआ है और इसमें जो है सो काफ़ी हाई वोल्टेज दे दिया है, इसमें जो चार्ज दे दिया है, काफ़ी चार्ज दे दिया और उसको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगा। बस इसी वजह से कि जो भी चार्ज इसको देंगे, चार्ज सारे के सारे सरफेस पे रहेंगे, वो सारे के सारे चार्ज जो है सो सरफेस पे आ जाएंगे, अंदर में नहीं रहेंगे और इसलिए वो आदमी सेफ रहता है। तो ऐसे ही यदि प्लेन के ऊपर में लाइटनिंग जब आता है, लाइटनिंग जो तड़ित होता है, बिजली गिरती है, प्लेन के ऊपर गिर गया ऊपर में, वो कई बार गिर जाता है उस पर, तो अंदर लोगों को कुछ नहीं होता क्योंकि वो सारे चार्ज ऊपर में रहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो लाइटनिंग की वजह से यदि कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज आ गया तो वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से लोगों को कोई तकलीफ नहीं होता, उसे पता ही नहीं चलता। तो ये फैराडे केज है और इसका सिंपली यही इसका कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जो है वो जीरो होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इधर। यहाँ पर जो बना रहे थे कि ये हमारा जो है एक सीट है, कंडक्टिंग सीट है, और अब हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस को बनाने जा रहे हैं। उसमें हम लेते हैं, फिर सिलेंडर लेते हैं, इस जगह पर मुझे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब की जो लेते हैं सो दूसरा एंड जो है सो बाहर न ले जाके अंदर ही रखते हैं, इसके बीच में अंदर में रखते हैं। और ये हमारा जो गॉसियन सरफेस है, यहाँ इस सरफेस के लिए हम गॉस लॉ लगाते हैं। ये फ्लक्स जो है तो क्लोज सरफेस कितना होगा, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, इसका मान लीजिए एरिया ए है और आप इमेजिन कीजिए कि एक सीट है, आप उसमें पाइप घुसा रहे हैं, घुसा को उस साइड नहीं निकाल दिया, अपने बीच में ही उसे रखा हुआ है, ठीक है। तो जो चार्ज यहाँ पर देख रहे हैं वो सब केवल सरफेस पे है, तो इसमें कितना चार्ज इसके अंदर आया, इस जो गॉसियन सरफेस है, आप में जो पाइप है उसके मुंह पे कितना चार्ज आया, जो इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी टाइम्स एरिया, तो आया सिग्मा टाइम्स एरिया, ये हो गया चार्ज, उसको डिवाइड किया एप्सिलॉन से। और अब इधर देखते हैं, यहाँ पर फिर जो है सो तीन सरफेस है, 1 2 3, तीनों की वजह से फ्लक्स है, 3 की वजह से फ्लक्स तो जीरो है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है का डायरेक्शन ही जो है सो परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है और इसलिए कोई वैल्यू नहीं देगा, ई डॉट डी एस जो है सो जीरो हो जाएगा। φ1 और φ2 में देखिए यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, अभी भी बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो इनसाइड
तो एक कंडक्टर जो है सो जीरो होता है, तो वो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, जीरो। अब जो फ्लक्स बचना था वो φ2 में बचा, वो तो φ2 की बात कर रहे हैं ना, ये जीरो φ2 हुआ। अब φ1 किधर है, ये वाला φ1 है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह, और हर जगह सेम है, और इसको एरिया से मल्टीप्लाई किया, ये फ्लक्स हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्लक्स है, यहाँ फ्लक्स नहीं है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये कट सरफेस में फ्लक्स नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो हमें मिल गया यहाँ पर ई डेल्टा ए इज इक्वल टू, ये जो लिखा नहीं हमने यहाँ पर, जीरो इक्वल टू सिग्मा टाइम्स एरिया बाय एप्सिलॉन, सिग्मा टाइम्स एरिया बाय एप्सिलॉन। ये चला गया, अब देखिए कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो जो चार कंडक्टिंग सीट है उसके वजह से कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और नॉन कंडक्टिंग की वजह से कितना था, इधर गया नॉन कंडक्टिंग, इधर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नॉन कंडक्टिंग में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग में सिग्मा बाय 2, ये है कंडक्टिंग, किसमें ज्यादा है, और ये है नॉन कंडक्टिंग। ऑफ कोर्स कंडक्टिंग में ज्यादा है, डबल है नॉन कंडक्टिंग का। कहां से आ रहा है वो एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा आ कहां से रहा है। तब यहां पर हम आते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नियर कंडक्टिंग सरफेस। तो देखिए यहां पर जो है, ये हमारा जो सीट है, ठीक है, ये जो हमारा सीट है इस पर हमने जो चार्ज दिया है, तो यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पर, वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और यहां पर जो हमारा है, इसको P1 कहें, इसको P2 कहें, P1 पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जीरो। ये अकेला जो है, ये जो चार्ज सीट इसको समझ सकते हैं, जो जस्ट चार्ज सीट, कोई मटेरियल नहीं, ये हर एक जगह पर, इधर भी जो है सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट देना चाहिए था, यहाँ भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट देगा। केवल ये जो चार्ज है वो P1 पर या P2 पर हर जगह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट देना चाहिए। लेकिन ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो उसका होना है जीरो, तो जीरो कर कौन रहा है, तो इसके लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ये अकेला चार्ज है तो यही चार्ज इधर भी आ जाएगा, इस साइड भी आ जाएगा, और ये दोनों चार्ज मिलके इस पर जो है, ये फील्ड लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये फील्ड लगाएगा लेफ्ट में, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का लगाया ई P1 कितना हो गया, एक ने लगाया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जस्ट वन चार्ज की वजह से, चार्ज सीट की वजह से एक डायरेक्शन में, और दूसरा लगाया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे डायरेक्शन में, जीरो। और यहाँ पर तो इस तरह से हम जो है सो कंडक्टर बना सकते हैं। यदि चार्ज हम यहाँ पर जो भी दे दोनों तरफ आ जाए, तो यहाँ पर जो है सो चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और P2 पर आना कितना था, देखिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये कंडक्टर है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आना था P2 पर। अब निकाल के देख लीजिए सिग्मा P2 पर, इसकी वजह से, एक चार्ज की वजह से, चार्ज शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसके वजह से क्या फर्क पड़ गया, इससे थोड़ा दूर हो गया तो वो कोई दूरी नहीं देखता है, वो जस्ट देखता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों मिलाकर हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन, जो मेटल में आया था कुछ देर पहले, इधर देखिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो गया, इस वजह से ऐसा आया। यहाँ पर हम एक चीज बताना भूल गए कि ये जो चार्ज सीट है उसके वजह से, या कंडक्टिंग चार्ज सीट है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ आर, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। जबकि लाइन चार्ज की वजह से, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से, यहां पर देखते हैं आपके इधर गया, इधर ये आर पे डिपेंड करता है, 1/r डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 1/r है, 1/r स्क्वायर नहीं है। डायपोल में ये कितना था, 1/r की, पॉइंट चार्ज की वजह से ये कितना है,
1/r², डायइलेक्ट्रिक 1/r3, और यहाँ पर जो है लाइन चार्ज की वजह से 1/r। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में मैच लिस्ट मैच करने के लिए देता है, उसमें पूछ सकता है कहाँ पर 1/r होता है। यानी अब हम यहाँ पर आ गए, तो ये एक पॉसिबिलिटी है किस तरह से हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि एक चार्ज शीट इधर है, एक दूसरा प्लेट इधर आ गया, मान लीजिए इस प्लेट इधर आ गया। ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है और ये P3 पॉइंट है। मैंने चार्ज केवल यहाँ दिया है तो सिग्मा प्लस दिया, ये प्लस यहाँ पर आया, ठीक है। लेकिन एक चार्ज इधर रख दिए हैं तो क्या कर सकता है कि यहाँ पर माइनस कर सकता है। ये मैंने दिया, ये अपने आप हो गया सिग्मा माइनस, ये अपने आप हो गया। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए दो ठो कंडक्टर है और दोनों ही कंडक्टर के अंदर में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है उसे, तो इसलिए वो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो है सो हमारा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वही मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर कितना आएगा सो आप निकाल कर देख सकते हो। तो देखिए P1 पर 0 है या नहीं है। P1 पर जो है इस चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर, इधर, और इस चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये इसको खींचेगा अपनी तरफ ना। ये माइनस है, प्लस यदि रहता है यहाँ पर तो ये इसको बाहर फेंकता है, और यदि माइनस है तो अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से है अपनी तरफ, और ये डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता नहीं है, केवल ये सिग्मा पर डिपेंड करता है। सिग्मा दोनों का सेम है, तो यहाँ पर EP1 0 हो गया। EP3 देख लो, ये जो है किधर दिया, राइट में दिया, और ये जो है ये लेफ्ट में ले जाएगा, अपनी ओर खींचेगा, और दोनों सेम, ये भी 0 कर सकते हो। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक तरफ और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरी तरफ, ये 0 आ गया। P2 पर कितना होगा, उसे P2 से कोई मतलब नहीं है, उसका एक ही काम है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर मुझे 0 करना है। तो देख लीजिए P2 पर कितना है, पहले यहीं से निकाल कर देख लेते हैं। इसकी वजह से कितना हुआ, राइट साइड में ये P2 पॉइंट है, ये पॉइंट है P2, राइट साइड में लगा ये सिग्मा प्लस की वजह से, और लेफ्ट इसके वजह से माइनस की वजह से वो भी तो इसे खींचेगा अपनी तरफ, वो भी उसे अपनी तरफ खींचेगा, दोनों पे अपनी तरफ खींचेगा। दूसरा भी उसी तरफ डायरेक्शन में। वैल्यू कितना है, वैल्यू है प्लस की वजह से राइट साइड में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन, और दूसरा इसके वजह से भी राइट साइड में है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये इतना ही होता है कंडक्टर की वजह से, कंडक्टिंग चार्ज शीट की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इसका वैल्यू बीच में भी चेंज नहीं आया, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। यदि एक और चार्ज आपने लगा दिया, एक और प्लेट ला कर रख दिया, तो क्या होगा, एक प्लेट ये हुआ, एक प्लेट ये हुआ, मान लीजिए एक प्लेट और ला के दे देते हैं, और यहां पर हमने जो है सिग्मा प्लस दिया, प्लस सिग्मा दिया था, ये वाला नहीं दिया, हमारा बीच वाला रहने दीजिए, ये वाला जो है इसको मैंने सिग्मा प्लस सिग्मा दिया, तो ये जो चार्ज है इस पर है प्लस आना, ये चार्ज इधर है तो इधर भी आना ही है। वो तो पहले एक अकेला था तब भी देखे थे, अकेला था, इधर गया अकेला था, इधर दिया तो इधर भी आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर फील्ड 0 करना है, वो हुआ। अब जो है सो पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, इंड्यूस्ड होता है। हम अभी दिखाएंगे कि ये सही है या नहीं है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। अब सब जगह बस एक ही आइडिया है कि चार्ज वही सिग्मा है, माइनस सिग्मा सिग्मा सिग्मा। एक ही आइडिया है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो होना चाहिए और इधर कितना आता है सो देख लेंगे, वो होना चाहिए जो एक मेटल कंडक्टर की वजह से है। तो P1 पर देखिए कितना आता है। P1 पर जो है ये किधर करे अपनी ओर खींचेगा, ये प्लेट अपनी ओर खींचा, ये प्लेट वो भी अपनी ओर खींचा, ये प्लेट ये दूर ले गया, नहीं ये तो अपनी ओर नहीं खींचेगा ना, देखिए ए से अपनी ओर खींचा और ए से दूर ले गया, ये दोनों मिलके यहाँ जीरो कर दिया। अब ये दूर ले गया और ये अपनी ओर खींचा, जीरो हो गया। यहाँ पर देखिए ये दोनों मिलकर इसको जीरो किया जैसे फर्स्ट में किया था, इसने इधर पुश किया इसने इधर पुश किया, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ जीरो हो गया। ये अपनी तरफ खींचेगा और ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी जीरो हो गया, इसकी वजह से भी जीरो हो गया, तो चारों की वजह से जीरो हो गया। यहाँ पर देख लें, ये अपनी ओर खींचा, ये दूर ले गया, जीरो हो गया, ये अपनी ओर खींचा, नहीं ये दूर ले जाएगा ना, प्लस है ये दूर ले जाएगा, ये अपनी ओर खींचा, ये भी जीरो हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये तीनों जगह पर जीरो हो गया। P2 पर कितना होगा, जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। इसकी वजह से राइट साइड जाएगा कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से वो लेफ्ट साइड जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। राइट साइड को हम प्लस कहेंगे, यहाँ हम सीधे प्लस लिखते हैं। इसकी वजह से लेफ्ट जाएगा माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से राइट जाएगा, ये खींच रहा है अपनी ओर, राइट जाएगा तो ये प्लस हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये दोनों इधर खींचा, ये अपनी तरफ खींचा ना, नहीं यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, एक बार फिर से, ये माइनस है तो इसे अपनी ओर खींचेगा मतलब माइनस, ये प्लस है तो इसे पुश करेगा उसी की तरफ जा रहा है, राइट, तो माइनस। ये भी प्लस है उसको लेफ्ट में पुश कर रहा है माइनस, ये माइनस है ये अपनी ओर खींचेगा प्लस, तो कितना आ गया, ये दो कट गया और माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन, माइनस दिखा रहा क्यों लेफ्ट साइड में। तो ये देखिए यहां पर जो है P पर वही आया जो एक चार्ज शीट की वजह से आता है। ये P4 पर देख लीजिए, ये P4 पर देख लीजिए, ये P4 है, यहां पर देखते हैं P, इसके वजह से फर्स्ट वाला जो चार्ज है माइनस है अपनी ओर खींचेगा, मैंने माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दूर ले जाएगा, राइट साइड ले जाएगा तो प्लस, राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का साइन यूज कर रहे हैं। ये प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी अपनी तरफ खींचेगा प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दो ठो कट गया और आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक्जैक्टली सेम, ये लेफ्ट में है क्योंकि ये पॉइंट इस मिडिल में जो सीट है उसके लेफ्ट में है, ये पॉइंट मिडिल में जो सीट है उसका राइट साइड में है, इसलिए ये प्लस है। तो एक चार्ज सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यह कैसे पॉसिबल है, तो चार्ज का इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन से पॉसिबल है। पहला पॉसिबल ये है कि वो चार्ज दोनों तरफ चला जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि यदि हम दूसरा प्लेट रखते हैं यहाँ पर तो उसमें इंड्यूस कर दे, यही कैपेसिटर में होता है, आगे बताएंगे आपको कैपेसिटर में। और तीसरा यदि हम दोनों तरफ रख दें तो दोनों तरफ इंड्यूस कर देता है, मतलब ये सीरीज में दो कैपेसिटर है। और ये सारी चीजें काम आएंगे बाद में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चार्ज सेल को। स्फेरिकल सेल्स हैं जो चार्ज हैं, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये मान लीजिए हमारा चार्ज जो है सो सेल है, मतलब रिंग जैसा, लेकिन ये फुटबॉल है एक तरह से, ये सेल है। अब इसके दो जगह इसका अलग अलग चलता है। एक तो देखिए इसके अंदर में जो यदि हम देखें, ये वाला अंदर देखते हैं, डिस्टेंस r लेते हैं यहाँ पर, इनसाइड सेल, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया।
यहाँ पर यदि हम फ्लक्स निकालते हैं तो हो जाएगा फिर क्यू इनसाइड, चार्ज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ है। गॉस लॉ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई डॉट डी एस, चार्ज इनसाइड कितना है, इसके अंदर चार्ज कितना है, चार्ज सब तो सब यहाँ पर है, जो भी चार्ज दिख रहा है, क्योंकि अंदर में मटेरियल ही नहीं है तो चार्ज कौन हवा रखेगा, हवा भी रख सकता है, लेकिन यहाँ पर हम ले वैक्यूम है मान लीजिए, 0 है। इलेक्ट्रिक एसिमेट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगा, और ये डी एस आया 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए केवल मेटल जो है, कंडक्टर जो है, उसके अंदर में जहाँ मटेरियल है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ऐसा नहीं है। ये देखिए ये हमारा क्या है, एक सेल है, न अंदर में हवा है, खाली है, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 0 आ गया। और बाहर वाले पॉइंट पे देखें, आउटसाइड जो है, आउटसाइड वाला पॉइंट जो है यहाँ पर हम देखते हैं, एक फिर ये कंसीडर किया ये गॉसियन सरफेस, आपकी ये सरफेस जो है सो बड़ा हो गया, ये हमारा गॉसियन सरफेस। फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स मतलब ई डॉट डी एस, क्यू इनसाइड, चार्ज क्यू इनसाइड, इसको ठीक से लिख लेते हैं, बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमेट्री की वजह से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, और उसका डायरेक्शन देखिए रेडियली आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। ये हर जगह सेम है तो बाहर कर लिया, और ये cos थीटा 0 डिग्री हो गया तो cos थीटा 1 हो गया। क्यू इनसाइड कितना है, मान लीजिए इस पर जो चार्ज है वो क्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो क्यू इनसाइड क्यू हुआ। इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, इसका पर जो चार्ज है टोटल चार्ज आ गया, जो इस सेल के ऊपर चार्ज है वो टोटल का टोटल हो गया। ये डी एस जो है, एरिया जितना है सबको हम सम करते हैं, तो एरिया कितना होता है एक सेल का, 4πr², ये तो स्फीयर ही है, कैपिटल आर बोलते हैं उसको, क्यू बाय एप्सिलॉन। और यहाँ से ई हमें पता चल गया, क्यू बाय 4πε0 r²। ये एग्जैक्टली पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है। तो यदि हम सेल लेते हैं तो बाहर वाले पॉइंट पर ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह काम करते हैं, ऐसा लगता है सारा का सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेट हो गया है इसका सेंटर में, और बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं। लेकिन अंदर में यदि हम देखें पॉइंट तो वहाँ पर फील्ड 0 होता है। तो ये है स्फेरिकल से। नेक्स्ट देखते हैं नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। आपकी चार्ज स्फीयर है लेकिन कंडक्टिंग नहीं है। कंडक्टिंग होने पे क्या होगा, कंडक्टिंग होने पर वो सारे के सारे जो चार्ज हैं वो चले जाएंगे सरफेस पे, उसको बाद में आते हैं। लेकिन अभी नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब ये तरबूज की तरह है, ये तरबूज है और जो उसके अंदर में खाने का जो तरबूजा है वो हर जगह है, तो हर जगह जो है सो चार्ज है। तो यहां भी दो केस देखेंगे, एक केस है इनसाइड में और एक केस आउटसाइड में। पहले आउटसाइड देखते हैं क्योंकि वो इजी है। इस पर जो है बाहर में इस पॉइंट पर मुझे आर है डिस्टेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री की वजह से हर जगह सेम है और इसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के पैरेलल है। तो यदि यहाँ पर हम गॉस लॉ लगाएं, ये गॉसियन सरफेस हो गया, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये कितना हुआ, चार्ज जो इनसाइड है बाय एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड में कितना चार्ज है, मान लीजिए इस पर कैपिटल क्यू चार्ज दिए हुए हैं तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ। और ये जो है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो उसको बाहर कर सकते हैं। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, वो कॉस थीटा जो है 1 हो गया, वो भी हो सकते हैं, डी एस हो गया। और ये एरिया, ये जो क्लोज सरफेस है उसका एरिया कितना है 4πr², राइट, ई टाइम्स 4π गॉसियन सरफेस का एरिया स्मॉल आर स्क्वायर। ये आया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आया, ये आया क्यू बाय 4π एप्सिलॉन नॉट 1/r², बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह।
ये पॉइंट चार्ज की तरह होगा, तो बाहर में ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। यहाँ पर हमने मिस्टेक किया ना, स्फेरिकल सरफेस जो है सो बाहर में है गॉसियन सरफेस, तो हमें गॉसियन सरफेस का रेडियस लेना पड़ेगा। ये गॉसियन सरफेस जो है उसका लेना पड़ेगा। इसके सरफेस पर जब हम बात करेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो हो जाएगा ये 4πε0r²। तो ये था बाहर का इनसाइड पॉइंट, कहीं लिखे इनसाइड पॉइंट नहीं, आउटसाइड पॉइंट, राइट। अब इनसाइड को देखिए, इनसाइड पॉइंट को हम देखें, हम ये हमारा गॉसियन सरफेस है और ये स्फीयर है और चार्ज हर जगह है, याद रखिए चार्ज हर जगह है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है मतलब चार्ज हर जगह है, ऐसा नहीं कि चार्ज जो है सो केवल सरफेस पे है, हर जगह यहाँ पर है। ये हमारा गॉसियन सरफेस हुआ। इस पर चार्ज जो है सो क्यू दिया हुआ है। गॉस लॉ लगाते हैं, E.ds ये कितना होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर में जो चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई जो है सो सिमेट्री से हर जगह सेम होगा और डायरेक्शन भी उसका जो है सो पैरेलल होगा एरिया वेक्टर के। अब ये चार्ज जो है अंदर में कितना आया, इसके अंदर में कितना चार्ज है, मान लीजिए इसका जो है चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है Q/4/3πr3। ये जो r है इसका रेडियस है, तो यहाँ पर हम Q चार्ज कितना होगा, हम अब जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो स्मॉल r रेडियस का है, तो उसका वॉल्यूम टाइम्स ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसका वॉल्यूम है 4/3π r3। ये आ गया चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कितना हो गया 4πr², और इधर हो गया कितना हो गया, ये रो का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर Q/4πR3, ये 3 चला गया ऊपर, ये रो का वैल्यू हुआ, और इधर है हमारा 4/3πr3 बाय एप्सिलॉन। 4π कट गया, चाहिए इसको यहाँ से पहले काट लेते हैं, 4π यहाँ से कट गया, ये 3 भी कट गया, क्या बचा Q/R3 बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R3, और इधर है E टाइम्स 4πr²। कितना आ गया Q/R3 बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R3 1/4πr²। r² यहाँ से एक बार में कट गया, एक r बच गया, तो कितना आया QR बाय ये 4π बचा हुआ है अभी तक, 4πε0 R3 सजा के लिख लेते हैं 1/4πε0 QR बाय R3 रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, इस एक्सप्रेशन को देखकर ग्रेविटेशन में याद कीजिए, इसको देखिए और ग्रेविटेशन को याद कीजिए। ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां ग्रेविटेशनल फील्ड होता था, वो भी यही होता था, वो होता था Gm, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R बाय R3। ये बिल्कुल सेम है, G की जगह पर 1/4πε0, चार्ज यहाँ पर है, वहाँ मास था, ये R वो R एक्जैक्टली सेम, तो दोनों एक्जैक्टली सेम हो गया। वहाँ पर जो G था यहाँ पर जो है 1/4πε0 है, वहाँ पर जो मास था वो यहाँ पर चार्ज है, बाकी सब सेम है, एक्जैक्टली सेम।
वहाँ पर आपने गॉस लॉ नहीं लगाया था, वहाँ पर आपने कैलकुलस यूज करके इसको बनाया था और आपने देखा होगा कि कितना लंबा चौड़ा बना होगा, लेकिन कैलकुलस गॉस लॉ लगाने की वजह से ये बहुत ही इजीली बन गया। तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिसिटी में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, और इसलिए लाइफ बहुत ईजी हो गया। तो ये अंदर का जो पॉइंट है वहाँ पर हम देख सकते हैं। इसी के बेसिस पर हम यहाँ भी कह सकते हैं, जैसे इसमें क्या कहते थे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना होता है, वो होता है, ये तो एक्सप्रेशन है, लेकिन याद रखने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो अंदर में जो चीज़ें देख रहे हैं यही केवल फील्ड लगा रहा है, अंदर वाला जो है वही फील्ड लगा रहा है, बाहर वाला कोई फील्ड नहीं लगा रहा है। तो यहाँ पर कितना फील्ड है इस पॉइंट पर, ये जो अंदर में जो सर्किल है, स्फीयर है, उसी को हम केवल कंसीडर करते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। वो अपना सरफेस पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड लगाता है, वही यहाँ भी हम कर सकते हैं कि चार्ज तो हर जगह है, लेकिन हम केवल इतना का चार्ज को कंसीडर करें। इस जो छोटा सेल स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर छोटा वाला, उसको कंसीडर करें तो वो जितना फील्ड लगाता है वही यहाँ पर है, बाकी बाहर वाला तो फील्ड लगाता नहीं, वो तो ऑलरेडी सेल में देख चुके हैं कि वो नहीं लगाता है। कहने का ये मतलब है कि अभी जो हमारे पास सिचुएशंस है ये वाला है, यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो चीज़ों में। इसको ब्रेक करते हैं एक इस तरह से, एक अंदर वाला हुआ 1 और ये बाहर वाला 2, और ये हुआ, ये कैविटी हो गया, यही वाला उठा के यहाँ ले गए, ठीक है। तो इसके वजह से जो फील्ड हुआ यहाँ पर है, कोई वैल्यू है, और इसके वजह से जो फील्ड हुआ अंदर में वो क्या है, वो 0 है। इसके वजह से जो फील्ड आया वो 0 है, और इसके वजह से जो फील्ड आया वही यहाँ पर जो फील्ड में नजर आ रहा है, ये QR/R। आप इसे चाहो तो घर में अपना ट्राई करके देख सकते हो कि क्या है, कि यहाँ पर 1/4πε0, ये Q प्राइम लिख रहे हैं। Q प्राइम मैंने इस पर जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है Q प्राइम है, Q इस टोटल पर चार्ज है, यहाँ पर Q प्राइम चार्ज है, तो ये आएगा R/Q², 1/R²। ये Q प्राइम जो है सो कितना है, आप यहाँ पर निकाले भी थे कहीं पे, ये देखिए Q प्राइम जो है सो 3Q/4πR3, 3Q/4πR3। आप यदि उसे यहाँ पर लिखोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको समराइज कर देते हैं कि ये जो वेरियस स्फेरिकल चार्ज हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो बचा हुआ भी है, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ओके, इसको भी देख लेते हैं। ये है कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, कंडक्टिंग है, इस पर कोई चार्ज दिए, इसका प्रॉपर्टी ये होगा कि ये जितने भी चार्ज हैं वो सब सरफेस पे आ जाएंगे। वो पहले ही बता दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 होते हैं, और इस वजह से कोई भी चार्ज अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि यदि चार्ज अंदर रहेगा तो गॉस लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइट होना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में है नहीं, तो चार्ज सब के सब सरफेस पे आ गए। और उसके बाद में यदि हम इसके अंदर वाला कोई पॉइंट पर देखें कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस गॉस लॉ लगाने के लिए है, तो यहाँ पर हम गॉस लॉ लगाते हैं और देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है वो कितना होगा, Q inside/ε0। और Q inside क्या है, इसके अंदर में सारा का सारा चार्ज तो सरफेस पे चला गया, वहाँ चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फिर सिमेट्री है, तो सिमेट्री की वजह से इसको हम बाहर कर सकते हैं, ds इसको टू 0, इसका मतलब है E जो है सो 0 है। E.ds इसको टू 0 का मतलब ये नहीं है हमेशा कि E 0 हो जाएगा, इस केस में 0 हो रहा है क्योंकि सिमेट्री होना चाहिए। आप इस सर्किल को देखिए, इसके अबाउट सिमेट्रिक है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगा, जो भी होना है हर जगह सेम होगा, इसलिए इसको बाहर कर सकते हैं। और इस केस में इसलिए यहाँ 0 होगा, हमेशा 0 नहीं होगा। याद कीजिए डाइपोल को, ये -Q+Q डाइपोल है, और यहाँ पर यदि हम एक चार्ज कंसीडर करें, इस चार्ज नहीं, स्फीयर कंसीडर करें, क्या इसको बोलते हैं, गॉसियन सरफेस,
गॉसियन सरफेसेस को कंसीडर करें तो यहाँ पर भी जो है E डॉट डी एस मीन्स फ्लक्स वो कितना है, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q इनसाइड कितना है, Q माइनस Q बाय जीरो एप्सिलॉन नॉट मतलब जीरो। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हर जगह जीरो है? डायपोल में क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है? इधर इसके स्फीयर को हम कंसीडर करें तो नहीं, लेकिन यदि हम सम करें सबका इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका जो एरिया वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट का सम करें तो वो जीरो आएगा। कुछ जगह प्लस होगा, कुछ जगह माइनस होगा, तो कहीं अलग, और इस तरह से जैसे यहाँ पर इसका डायरेक्शन जो है इधर है, यहाँ पर डायरेक्शन इधर है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो ये सारे सम करके जीरो देते हैं। तो ये मत जरूरी नहीं है कि यदि फ्लक्स जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, और जीरो नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि सिमेट्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर जगह सेम है, तब वो जीरो होगा। ये था इनसाइड पॉइंट के लिए। आउटसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट के लिए देख लेते हैं। ये हमारा आउटसाइड पॉइंट है, गॉसियन जो सरफेस है वो आउटसाइड है। गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ है कि फ्लक्स जो है वो होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कितना इनसाइड है, इसके ऊपर चार्ज क्यू दिया हुआ है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर यहाँ पर हर जगह सेम है सिमेट्री की वजह से, और ये रेडियली आउटवर्ड है, दोनों पैरेलल हो गया एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम बाहर कर दिए। ये डी एस जो है सो एरिया हो गया गॉसियन सरफेस का 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू बाय आर स्क्वायर। ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह हो गया, राइट। तो बाहर में पॉइंट चार्ज की तरह और अंदर में फील्ड ही नहीं, जीरो। अंदर में फील्ड जीरो। तो अब इसको समराइज कर देते हैं स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पहला देखते हैं, पहले पॉइंट चार्ज का ही देख लेते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये स्फेरिकल चार्ज नहीं, लेकिन पॉइंट चार्ज है तो वो भी स्फेरिकल कर सकते हैं, बहुत जिसका रेडियस जीरो है, क्यू बाय आर स्क्वायर। दूसरा लेते हैं स्फेरिकल सेल। सेल मतलब फुटबॉल, स्फेरिकल सेल, एक फुटबॉल जो है उसको देखते हैं। तो यहां पर दो हो जाएंगे, एक इनसाइड होंगे और एक आउटसाइड होंगे, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड इसका फील्ड कितना है, जीरो। आउटसाइड फील्ड कितना है, पॉइंट चार्ज की तरह, इसके पॉइंट चार्ज। तीसरा देखते हैं, ये स्फेरिकल सेल था, और सेल अब ना होके पूरे स्फीयर है। अब की जो है सो ये पूरा स्फीयर है। अब स्फीयर भी दो तरह के हो सकते हैं, एक है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और एक है कंडक्टिंग स्फीयर। यदि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इनसाइड कितना होगा और आउटसाइड कितना होगा। कंडक्टिंग में भी इनसाइड कितना होगा और आउटसाइड कितना होगा। देखिए नॉन कंडक्टिंग में इनसाइड कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR बाय RQ। ये ग्रेविटेशन की तरह है। नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए जबकि हर जगह चार्ज हो, तो 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q जो टोटल चार्ज है इस पर, टाइम्स R
अंदर में जो रेडियस है बाई आर, जो टोटल इसका रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है, इसका रेडियस आर है। और आउटसाइड में पॉइंट चार्ज की तरह, आउटसाइड में वो हमेशा पॉइंट चार्ज की तरह है। अंदर में जो है सो अक्सर जीरो है, केवल नॉन कंडक्टिंग केस में वो जीरो नहीं है। इनसाइड देखिए कंडक्टिंग चार्ज है, तो इनसाइड में जीरो और आउटसाइड में पॉइंट चार्ज की तरह। तो ये था समरी स्फेरिकल सेल्स का। पॉइंट चार्ज की वजह से आपने देख लिया, स्फेरिकल सेल है मैंने फुटबॉल है, तो अंदर में जीरो चार्ज और बाहर में पॉइंट चार्ज की तरह। यदि स्फीयर है और वो नॉन कंडक्टिंग है, तो अंदर में एक स्पेशल है, अंदर में जो है जितना बड़ा स्फीयर हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें जितना चार्ज आ रहा है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने सरफेस पर उसके बराबर होता है। और नहीं तो फॉर्मूला में आपको याद रखना पड़ेगा, क्यू आर बाय आर क्यू, कैपिटल आर क्यू। आउटसाइड तो पॉइंट चार्ज की तरह में है, यदि कंडक्टिंग है तो भी आउटसाइड पॉइंट चार्ज की तरह में, और इनसाइड में जीरो है। तो ये था समरी इसका। यहां पर देखिए जिन केसेस में अंदर वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और बाहर वाले पॉइंट पर फाइनाइट है, वहां पर एक्चुअली सरफेस पे क्या हो रहा है, क्या डिसकंटिन्यूटी है सरफेस पे। यदि आप यहाँ पर इसका प्लॉट बनाएं, ऐसे एक प्लॉट बनाएं आर के रेस्पेक्ट में, और ये जो है उसका रेडियस है, ये स्फीयर है, राइट। तो इधर फील्ड हर जगह जीरो है, और यहाँ पर जैसे जाता है फील्ड का कुछ वैल्यू होता है, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और अपना इधर चलता है ऐसे। तो इस जगह पर क्या डिसकंटिन्यूटी है, लग तो रहा है कि डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन होता क्या है कि ये जो सरफेस हमारा है वो 4-5 एटॉमिक लेयर जो है, 4-5 जो एटॉमिक लेयर है, वहां पर वो धीरे धीरे जीरो से कुछ वैल्यू पकड़ता है, लेयर में ही वो जीरो से जो वैल्यू आना है वो आता है ना। ऐसा नहीं कि सडनली समथिंग यहाँ पर जीरो है आराम से हो गया, वो 4-5 लेयर में जो है जीरो से ई तक आता है, बहुत स्टीप है लेकिन आता है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पर हम कुछ सवाल बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और पोटेंशियल एनर्जी भी बताएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ये सारे जो है सो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।